Welcome back students to the Miracle Education. Today I am here for the part 2 of social structure. जैसा कि पार्ट 1 में आप लोग पढ़े थे सोसाइटी कम्युनिटी के बारे में एंड पार्ट 2 इज़ फॉर सोशलाइजेशन सोशल चेंजेस एंड अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी. जैसा सोशल स्ट्रक्चर में फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है, सोशियोलॉजी में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सी द सोशलाइजेशन. आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, व्हाट्स योर डिसिप्लिन, व्हाट्स योर कोर कॉन्सेप्ट फॉर सर्वाइविंग इन द सोसाइटी. So first of all we are going to see about the socialization. नॉर्मल भाषा में इसको सोशलाइजेशन होता क्या है, हम लोग पहले ये जानते हैं कि सोशलाइजेशन होता क्या है. जो हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहने का तौर तरीका पैटर्न जो हम लोग को सीखना पड़ता है उसको हम लोग सोशलाइजेशन बोलते हैं. सोशलाइजेशन इज़ द वे ऑफ सर्वाइविंग और proper maintaining the discipline in society for good survival and good respect and dignity in society is called socialization. आप ये अपने common term में लिख सकते हो and we are going to see the introduction of socialization. The socialization process is a lifelong process through which individuals learns the values, belief, norms, behavior and social skills needed to the participate effectively in the society. सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग बाय द उम्ब, हम लोग अपने मदर के, जब कोई भी बेबी अपने मदर के उम्ब में सर्वाइव कर रहा होता है तो एक्सटर्नल सराउंडिंग्स के बारे में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में वो एबल होता है कि वो हियर आउट कर सके. तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है. फ्रॉम दैट टाइम टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल हम लोग सीखते हैं वो प्रोसेस को. हर जगह जाके वहाँ का तौर तरीका, वहाँ के डिसिप्लिन, वहाँ के कोऑपरेशन मैटर्स, ये सब सीखने के प्रोसेस को हम लोग सोशलाइजेशन बोलते हैं. इसका इंट्रोडक्शन है द सोशलाइजेशन प्रोसेस इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग ये बाय द उम्ब सीखते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के, जब बेबी अपने मदर के उम्ब में रहता है उस टाइम से, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब ये पूरी लाइफ. आप कभी अपने लाइफ में ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ हम इतना इनफ सीख लिए हैं, अब हमको कुछ सीखने का नीड नहीं है, हम प्रॉपर विद्वान हो गए. इंसान पैदा होने से लेके मरने तक कुछ ना कुछ उसके पास बचा हुआ रहता है जो वो नहीं सीख पाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है उसकी ज़िंदगी में. तो सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स वैल्यूज़, बिलीव, नॉर्म्स, बिहेवियर एंड सोशल स्किल्स, नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिहेवियर ऑफ सर्वाइविंग इन द सोसाइटी और सोशल स्किल्स के बारे में सीखता है ताकि सोसाइटी में उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले, डिग्निटी मिले और प्रॉपर उसको पैसा मिले जिससे वो सोसाइटी में एक इज्जत से अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सके. ये प्रोसेस को हम लोग सोशलाइजेशन बोलते हैं. फिर नेक्स्ट है इसका डिफिनेशन. डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू द राइटर दिया हुआ है H.T. मजुमदार. सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय ओरिजिनल नेचर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ह्यूमन नेचर एंड इंडिविजुअल इनटू अ पर्सन. सोशलाइजेशन ये एक प्रोसेस है जो इंसान को इंसान बनाता है, वरना एक इंसान और एक एनिमल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सोशलाइजेशन से हम लोग तौर तरीका, रहन सहन सीखते हैं. यही इसमें लिखा हुआ है कि ये एक ओरिजिनल नेचर प्रोसेस है जो कि ट्रांसफॉर्म्ड होता है ह्यूमन नेचर को एक पर्सन में कन्वर्ट करता है. ये अकॉर्डिंग टू द राइटर H.T. मजुमदार के द्वारा दिया गया है और एज एग्जाम में आपको सेम डिफिनेशन लिखना पड़ता है विदाउट एनी चेंजेस. फिर उसके बाद नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन होगा. वहाँ पे सोशियोलॉजी लिखाया हुआ है. इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन यहाँ पे होगा इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है? सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज डेवलप पर्सनैलिटी. कोई भी इंडिविजुअल इतना कैपेबल होता है कि वो आपके सामने विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी कुछ टेंशन लिए आपसे बात कर रहा है, ये उसके पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है. तो डू यू एवर वंडर्ड, आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई पर्सन, अगर मान लीजिए आप ही के एक सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट, सारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक तरीके के नहीं होते हैं. कोई स्टूडेंट्स इतना बोल्ड होता है कि वो किसी के सामने आके बोल सकता है एंड समवन इज नम दैट वो अपना फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. तो ये पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट हमें सिखाता कौन है? बाय सोशलाइजेशन
प्रोसेस हम लोग के अंदर ये पर्सनालिटी चेंजेस आता है, पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट आता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस का पर्सनालिटी डेवलप करता है, इतना एबल बनता है कि वो अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए सबके सामने बोल सके और अपना रिस्पेक्ट गेन कर सके। सो फर्स्ट है इसका इंपॉर्टेंस, पर्सनालिटी को इन्हेंस करेगा। फिर टीचेस सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, सोसाइटी में जीने के लिए बहुत सारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। तो ये वैल्यूज़ और नॉर्म्स के बारे में हमें बाय बर्थ पता तो नहीं होता है, आइदर हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं या हम जो सोशल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं और अदर जगह जा रहे हैं, उस जगह के अकॉर्डिंग सोशल नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशंस बदलते हैं। तो वो हमें सिखाता कौन है? सोशलाइजेशन सिखाता है। फिर उसके बाद है इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप अपने घर में रहते हो, अपने मदर फादर से बात करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स उतना बेटर हो। अगर आप मान लीजिए कोई रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हो, तो आप वही सीखोगे जो आपके इन्वायरमेंट में वो लैंग्वेज, जो टर्म, जिस तरीके का मदर टंग यूज़ किया जाता है। बट जैसे ही आप दूसरी जगह पे आओगे, अपना इंस्टीट्यूट चेंज करोगे, जगह चेंज करोगे, आपको उस जगह के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है, उस जगह के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को लर्न करना पड़ता है। और ये भी आपको सिखाता कौन है? सोशलाइजेशन। फिर उसके बाद है बिल्ड सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप जो भी हम लोग फॉर्मल रिलेशनशिप बनाते हैं, जहाँ हम पढ़ रहे होते हैं टीचर्स के साथ या जहाँ हम जॉब कर रहे होते हैं अपने कलीग्स के साथ, ये फॉर्मल रिलेशनशिप का बिल्डअप करना भी हमें कौन सिखाता है? इट हेल्प्स सोशलाइजेशन। फिर उसके बाद है प्रिपेयर्स फॉर सोशल रोल्स। जो भी हमारे सोसाइटी में रोल्स हैं, अगर कोई किसी की मदर है तो मदर का क्या रोल है अपने बच्चों के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, वो रोल उन्हें सिखाता कौन है? कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्हें कोई लिस्ट बना के देता है कि नहीं आपका ये रोल है, यू हैव टू परफॉर्म ऑल दिस, ऐसा नहीं है। दे आर नोइंग दैट देयर रोल इज दिस, उनको ये करना है, उनको ये करना है आफ्टर द मैरिज। और इवन इन योर स्टडी फेज, जब आप पढ़ रहे होते हो, तो नो वन is telling that you have to go your college, you have to do this all। ये खुद का इंसान के अंदर वो होता है सोशलाइजेशन, बिहेविंग मैनर होता है कि हम इस जगह पे जा रहे हैं तो इसको इतना रिस्पेक्ट देना है, इसको इतना इज्जत देना है, उसको इस तरीके से ट्रीट करना है। तो ये भी हमें सोशलाइजेशन ही सिखाता है। फिर उसके बाद है प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन। जो हम सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ किसी को हमारा हेल्प होता है, किसी को नीड होता है, तो कॉपरेशन, हम एक दूसरे से कॉपरेट करके डेवलप कर पा रहे हैं, वो कॉपरेशन भी हमें सोशलाइजेशन ही सिखाता है। फिर उसके बाद है मेंटेन सोशल ऑर्डर। आप जहाँ कोई भी सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया जाता है। तो वो लॉ एंड ऑर्डर बनता कब है? बनाता कौन है? सोसाइटी बनाते हैं, स्टेट्स बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट को कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। तो इनडायरेक्टली जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो हम लोग के द्वारा बना हुआ होता है, ताकि एक सोसाइटी में कोई इंसान अच्छे से सर्वाइव कर पाए। फिर उसके बाद है इंश्योर कल्चरल कंटिन्यूटी। कल्चरल कंटिन्यूटी होता है कि जो कल्चर चलते आ रहा है पहले उसको ख़त्म नहीं करना, उसको मेंटेन करके रखना। तो उस कल्चर को मेंटेन करने के लिए इंसान को प्रॉपर अवेयरनेस चाहिए उस कल्चर से रिलेटेड। तो ये भी हमें बताता कौन है? सोशलाइजेशन। फिर उसके बाद है डेवलप्स मोरल एंड इथिकल वैल्यूज़। जो हमारा मोरल एंड इथिकल वैल्यूज़ होता है, मोरल मतलब जो हमारा वैल्यू, जो हम सोसाइटी में क्या जगह रखता है, इथिकल्स मतलब जो हमारा राइट्स है, जो हमें मिलना चाहिए, वो आपको वैल्यूज़ बताता कौन है? सोशलाइजेशन। फिर उसके बाद है इनकरेज इमोशनल डेवलपमेंट। कोई पर्सन इमोशनल एब्सेंट होता है तो वो प्रॉपर तरीके से सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाता है। जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है, जो हम प्रॉपर इमोशंस के साथ किसी का इमोशन समझते हैं, किसी का हेल्प करते हैं, वो इमोशनल डेवलपमेंट हम में आता कहाँ से? बाय बर्थ तो हम लोग किसी का फीलिंग समझते नहीं है, किसी की बातों को समझते नहीं हैं। हम जैसे जैसे ग्रो अप होते हैं उसके बाद उस पर्सन के अकॉर्डिंग, उस पर्सन की तरफ हमारा फीलिंग्स बढ़ते जाता है, हम लोग उसका इमोशनल एब्सेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी को सब समझने लगते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। ये आपका सोशलाइजेशन का इम्पॉर्टेंस है कि कहाँ कहाँ सोशलाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन जनरली 4 पार्ट में डिवाइडेड है: इन्फेंट,
इन्फेंट, चिल्ड्रंस, एडोलसेंस एंड एडल्ट। इन्फेंट में होता क्या है, जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल दिए थे कि जब बेबी अपने मदर के उम्र में होता है तब से भी कुछ बातें सीखती हैं। ऐसा बोला जाता है कि ही और शी इज लिसनिंग टू आवर, हमारी बातों को वो सुनता है। जैसे कि हम फ़ोन चला रहे होते हैं तो बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे फ़ोन वगैरह अवॉइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि इट विल को रिलेटेड टू द बेबीज, जो बेबी उसके अंदर है उससे को रिलेट करता है। तो इन्फेंट सोशलाइजेशन में यही होता है कि अपने पेरेंट्स से जो आप सीखते हो बाय बर्थ, जब इस फिजिकल इन्वायरमेंट में आने के बाद जो आपको सीखने को मिला इन्फेंट पीरियड में, वो आएगा आपका इन्फेंट सोशलाइजेशन में। फिर नेक्स्ट है चाइल्ड सोशलाइजेशन। चाइल्ड सोशलाइजेशन में जनरली 3 ईयर से स्टार्ट होता है। चाइल्ड सोशलाइजेशन में जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, उसके पेरेंट्स कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं, कुछ खराब बात वो खुद सीख लेता है। तो जनरली वो स्टार्ट कैसे होता है? घर से। सोशलाइजेशन का मतलब है अपने अंदर बिहेवियर को जनरेट करना, फीलिंग्स को जनरेट करना, अच्छे गलत की पहचान करना। तो चाइल्ड सोशलाइजेशन का सबसे मोस्ट क्रूशियल पार्ट होता है कि आप अपने घर से सोशलाइजेशन प्रोसेस सीखना स्टार्ट करते हो, फ्रॉम योर मदर, फादर, ग्रैंड फादर्स एंड योर फ्रॉम सिबलिंग्स। ये सब आपको जो सोसाइटी में रहने का तरीका सिखाएंगे, सही गलत के बीच में डिफरेंशिएशन बताएंगे, ये सब आता है आपका चाइल्ड सोशलाइजेशन में। फिर उसके बाद एडल्ट सोशलाइजेशन में। एडल्ट सोशलाइजेशन में जैसे आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, इधर कॉलेज हो गया, स्कूल्स हो गया, तो वहाँ भी आप देखते हो ना कुछ पीयर ग्रुप बहुत अच्छा होता है, पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनका ग्रुप होता है। और जो लोग पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, बैक बेंचर होते हैं, उनका भी कोई ग्रुप होता है। तो एडोलसेंस सोशलाइजेशन में जनरली यही होता है कि आप एडोलसेंस पीरियड में किस ग्रुप में रह रहे हो, किस ग्रुप में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ये आपका आता है एडोलसेंस सोशलाइजेशन में। इन्फेंट सोशलाइजेशन होता है 0 से 2 ईयर्स तक। फिर उसके बाद चाइल्ड सोशलाइजेशन आएगा 3 to 12 ईयर्स तक। फिर उसके बाद एडोलसेंस सोशलाइजेशन आएगा 13 to 21 ईयर्स तक, जिसमें बच्चा बहुत सारी गलतियां कर करके अपने लाइफ का लेसन सीखता है। और एडल्ट सोशलाइजेशन फ्रॉम 22 ईयर्स टू डेथ, 22 ईयर्स से अप टू द लेवल ऑफ डेथ जो हम लोग सीखते हैं, वो आपका आएगा एडल्ट सोशलाइजेशन में। सो ये एज क्राइटेरिया डिवाइडेड है इन्फेंट में 0 से 2 साल के अंदर, जब वो अपने घर में रहेगा, अपनी मदर को देख के क्या स्टिमुलेट करेगा, अपने फादर को देख के कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब आएगा आपका इन्फेंट सोशलाइजेशन में। फिर चाइल्ड सोशलाइजेशन में जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका फूडिंग पैटर्न, उसका रहने का तरीका, उसके मदर फादर जो सही गलत के बीच में डिफ्रेंशिएशन बताते हैं, उस डिफ्रेंशिएशन को समझ के सोसाइटी में उस चीज़ को एडजस्ट करना, वो आता है आपका चाइल्ड सोशलाइजेशन में। फिर उसके बाद आता है मोस्ट क्रूशियल पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन, जिसको बोलते हैं एडोलसेंट सोशलाइजेशन। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पीरियड। इसमें जो होता है चाइल्ड बहुत हद तक चांसेस होता है कि वो गलत रास्ते में जा सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, वो आपका आएगा एडोलसेंट सोशलाइजेशन में, जिसमें मेनली इफेक्ट पड़ता है आपके पीयर ग्रुप का, जिसके साथ आप दोस्ती कर रहे हो, वो कैसे हैं, इधर अच्छे हैं, खराब हैं, किस कैटेगरी के हैं, किस तरह के हैं, वो आपका इफेक्ट करेगा एडल्ट सोशलाइजेशन को। हमेशा याद रखिएगा, एडल्ट सोशलाइजेशन ऑलवेज प्रमोट्स द एडोलसेंट सोशलाइजेशन ऑलवेज प्रमोट्स द एडल्ट सोशलाइजेशन। आप अपने एडोलसेंस लाइफ में कैसे हो, तभी आप अपने एडल्ट लाइफ में अच्छे डेवलप कर सकते हो। आप एडोलसेंस लाइफ में अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव आउट कर रहे हो, तब अपने एडल्ट सोशलाइजेशन में एक प्रॉपर रीगेन हासिल करोगे, अपने सोसाइटी में एक प्रॉपर अच्छा जगह पोजीशन हासिल कीजिएगा आप। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशंस। नेक्स्ट है आपका टाइप्स। टाइप्स है आपका, देयर आर 5 टाइप्स की टाइप सोशलाइजेशन किस टाइप का है। तो सबसे फर्स्ट है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन वैसे सोशलाइजेशन को बोलते हैं जो हम अपने होम में सीखते हैं, फ्रॉम आवर मदर, फादर एंड अदर
रिलेटिव्स, जो हम अपने घर में अपने मम्मी पापा और अदर रिलेटिव से सीखते हैं, वो आपका आएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन में, क्योंकि वहाँ पे आपको सिखाने वाले कोई और नहीं, आपके खुद के ब्लड रिलेशंस होते हैं, आपके मदर फादर होते हैं, वो आता है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन में। फिर नेक्स्ट है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन वैसे सोशलाइजेशन को बोलते हैं जब आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, आपके अगल बगल पड़ोस के लोग, जो आपको तो जरूरी है कि आपके पेरेंट्स आपको पनिशमेंट नहीं देंगे। हर मदर फादर के लिए उनका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत प्यारा होता है, तो वो आपको सही गलत में डिफरेंशिएशन तो बताएंगे, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से वो आपको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उनके बच्चे हो, वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जो आप अपने नेबरहुड में, सोसाइटी में, ये सब की वजह से जो आप लाइफ लेसन सीखते हो, वो आपका आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। फिर थर्ड है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में होगा जैसे जैसे आप ग्रो अप करोगे, बिल्ड अप करोगे, वैसे वैसे आप एक सोशल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, एजुकेशन के लिए, फॉर डिसिप्लिन के लिए, फॉर कोऑपरेशन के लिए, फॉर कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी, और ये सब के लिए आप एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे। आप अपने घर में रहोगे तो आप किससे कंपटीशन करोगे, किससे कोऑपरेशन करोगे? आपके पेरेंट्स आपके एज ग्रुप के नहीं हैं, तो वैसा जगह, वैसा इंस्टीट्यूट जहां आप अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ कॉम्पिटिट कर पा रहे हो, कोऑपरेट कर पा रहे हो, उनके साथ पढ़ पा रहे हो, वैसा ग्रुप आता है आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में। इसका एग्जाम्पल होगा आपका स्कूल्स हो गए, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स आएगा। फिर उसके बाद है आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। जब अपने एडल्ट फेज में रहोगे, आप वर्किंग फेज में जाओगे, तो वर्किंग फेज में जाने के बाद जो आप सोशलाइजेशन सीखते हो कि किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, वहाँ कैसे वर्क करना है, किसी कलीग से कैसे ट्रीट करना है, अपने सीनियर से कैसे ट्रीट करना है, अपने जूनियर से कैसे ट्रीट करना है, ये सब आपको आता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में। फिर उसके बाद बच गया रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन है कि जो हम गलत सीखे थे, जो हम किसी भी रीज़न से उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, फिर उस चीज़ को अपने लाइफ में रीअप्लाई करना, प्रॉपर तरीके से सीखना और प्रॉपर उसको अप्लाई करना अपनी ज़िंदगी में, वो आएगा आपका रीसोशलाइजेशन में। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन: प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन एंड रीसोशलाइजेशन। इफ अगर एग्जाम में आपसे टाइप्स पूछता है, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दीज 5 इन ऑलमोस्ट 2.5 पेजेस। फिर उसके बाद है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, कि किस किस मेथड से, किस किस के हेल्प से या फिर किस किस के तौर तरीके से हम लोग सोशलाइजेशन सीखते हैं। तो द फर्स्ट वन इज फैमिली। फ्रॉम सबसे पहले हम लोग किससे सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो हमारे मदर फादर, हमारे ब्लड रिलेशन से, तो वो हमारा आएगा फैमिली में। फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चा ग्रो अप होना स्टार्ट होता है, वो कहाँ जाएगा, पहले स्कूल्स में। तो सबसे पहले वो फैमिली में पैदा हुआ तो उसको अपने मदर फादर सिखाएं, तो सबसे पहला है एजेंसी आपका फैमिली। फिर उसके बाद आपका स्कूल, फिर जब आप स्कूल जाओगे, स्कूल जाने के बाद आपका दोस्त होगा, वहाँ आप एक पीयर ग्रुप का फॉर्मेशन करोगे, अच्छा बुरा जो भी होगा आप उसके साथ शेयर करोगे, बातें करोगे, वो सब आपका आएगा पीयर ग्रुप में। फिर थर्ड वन इज रिलीजन। जब आप थोड़ा ज़्यादा बड़े होगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कौन सा रिलीजन मेरा है, क्या हम उसके नॉर्म्स, कस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद लॉ जनरली आप जब एडल्ट हो जाइएगा तब आपको लॉ का नीड पड़ेगा कि आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है, व्हाट यू हैव टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ये सब आप जानोगे, ये भी एक तरह का सोशल एजेंसीज में आता है। फिर है मास मीडिया, जैसे कि हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, तो ये सब में भी सोशलाइजेशन मेथड सिखाया जाता है। सो दीज आर द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, जहाँ से हम लोग सोशलाइजेशन प्रोसेस को सीखते हैं। सो इतना ही आपका सोशलाइजेशन में उसका इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन हो गया, उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, टाइप्स हो गया, सोशल इंस्टीट्यूट क्या क्या हो सकता है, उसका फेजेस क्या क्या है, ये सब आपको पढ़ना था सोशलाइजेशन में। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल चेंजेस। सोशलाइजेशन में आप सोसाइटी में रहने का तौर तरीका सीखें। एंड नाउ इट विल द टाइम ऑफ सोशल चेंज, कि आप सोसाइटी में कैसे चेंज हो सकते हो, सोशल चेंज होता क्या है वो हम लोग देखते हैं।
So, social change refers to the transformation or modification in social structure, culture, values, norms, institutions and patterns of behavior of society over a period of time. जैसा कि आप 2000 के 90s के ईरा में देखते थे, उस समय फ़ोन वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह उतना प्रचलित नहीं था. ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फ़ोन टेलीफोन से फ़ोन बना, ये सब मॉडिफिकेशंस आएगा आपका सोशल चेंज में. जैसे कल्चर, वो पहले इंडियन कल्चर में था कि फीमेल्स आर ओनली अलाउड टू बियर साड़ी. जैसे जैसे आपका टाइम लैप्स हुआ, टाइम चेंज हुआ, फीमेल्स आर ऑल्सो नाउ बियरिंग जीन्स, टॉप, शर्ट्स. उसके बाद है फिर आपका वैल्यूज, सोशल वैल्यूज़ क्या होता है, सोसाइटी में रूल पोजीशंस क्या होते हैं, ये सब आपको चेंजेस आया. एंशिएंट पीरियड से अभी के पीरियड्स में वैल्यूज़ में चेंजेस आए. फिर नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस. पहले सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ और थे, अभी के रूल्स रेगुलेशंस कुछ और हैं. और पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, पहले सोसाइटी में फीमेल्स को पढ़ना अलाउड नहीं था, बाहर जाना अलाउड नहीं था, लेकिन अब ये सबको मॉडिफिकेशन मिल रहा है. पहले मेल्स को सुपीरियरिटी दी जाती थी, फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन नहीं था. अब ये सब कुछ जो चेंजेस आया, आइदर वो पॉजिटिव हो और निगेटिव हो, ये आएगा आपका सोशल चेंजेस में. तो सोशल चेंजेस किसको बोलते हैं? सोशल चेंजेस इज द प्रोसेस इन विच मॉडिफिकेशन इन नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस to modify the society or to solve the problem of society is known as social changes. वो भी हम जो बोले वो भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो. और यहाँ पे एक डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू द राइटर, सोशल चेंज इज द चेंज इन सोशल रिलेशनशिप. नॉर्मल सा डिफिनीशन है, आप ये डिफिनीशन भी लिख सकते हो. फिर उसके बाद है नेचर ऑफ सोशल चेंज. सोशल चेंज हो तो रहा है, लेकिन उसका नेचर क्या है, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है. सो फर्स्ट उसका नेचर है सोशल चेंज इज यूनिवर्सल. सोशल चेंज इज नाइदर गोइंग टू वेट फॉर एनीवन. वो यूनिवर्सल चेंजेस आ रहा है हर डिकेड्स में, 10 साल में कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा. सोशल चेंज इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू और मी. चेंजेस होना है तो होना है, वो वेट नहीं करेगा कि चेंजेस किस तरीके से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है. बस सोसाइटी में चेंजेस हो रहा है तो वो हो रहा है. फिर उसके बाद है सोशल चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. यूनिवर्सल में उसका चेंजेस होना कंपलसरी था. उसके बाद कंटिन्यूअस मतलब टाइम टू टाइम, वो टाइम का पाबंदी पे रुका हुआ नहीं है, वो चेंजेस होते हैं. आपको सोशल चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को ढलना पड़ेगा. जब स्मार्टफोन में चेंजेस आया था, ऐसा हुआ कि उसको चेंजेस पे आपने रोक लगा दिया. ऐसा नहीं हुआ कि आपने चेंजेस पे रोक लगाया, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को उस सोसाइटी में एडजस्ट किया आपने. सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी किसी के लिए रुकता नहीं है. जैसे हम लोग समय का एग्जाम्पल देते हैं ना कि टाइम इज नाइदर गोइंग टू वेट फॉर द एनीवन, जस्ट लाइक दिस सोशल चेंज इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनीवन. चेंजेस आएगा ही और वो कंटिन्यूअस फेज में ही रहेगा. आइदर वो आपके लिए अच्छा हो, खराब हो, आप एक्सेप्ट करना चाहो, नहीं करना चाहो, इट विल नॉट गोइंग टू स्टॉप. फिर उसके बाद है स्पीड एंड रेट ऑफ चेंज इज यूनिफॉर्म. जो चेंजेस आता है सोसाइटी में, उसका रेट और स्पीड आप मेजर कर सकते हो. यह ज़रूरी है कि अगर कुछ एक मंथ में 10 जगह चेंजेस आया, 10 रूल्स एंड रेगुलेशंस बदले हैं, तो आने वाले साल्स में भी 10 रूल्स रेगुलेशंस ही बदलेंगे. वो यूनिफॉर्म नहीं होता है. जब चेंजेस आता है, क्रांति वगैरह आता है, तो पूरे देश में आता है, पूरे हर जगह आता है, तो उसका कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है. यूनिफॉर्म मतलब एक प्रॉपर तरीके से वो चल रहा है, वो नहीं चल पाता है. जब चेंजेस आना होगा तो ड्रास्टिकली चेंजेस आएगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा. और नहीं चेंजेस आएगा तो आपको नॉर्मल लाइफ लगेगा, कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा. जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए आप बीएससी नर्सिंग प्रोफेशन का. जस्ट लाइक कोरोना के बाद बीएससी नर्सिंग करने में कितना ड्रास्टिकली चेंजेस आया. आई थिंक 2020 या 21 के पहले बहुत लोग ऐसे थे जिनको बीएससी नर्सिंग का मतलब तक नहीं पता होता था कि वो होता क्या है. दे आर नोइंग अबाउट द ओनली एएनएम जीएनएम. लेकिन जब से ये आपका कोरोना पीरियड क्रॉस किया है, दे आर अवेयर अबाउट द बीएससी नर्सिंग. तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म नहीं है. चेंजेस आया तो पूरा मेडिकल सेक्टर में चेंजेस आ गया आपका बीएससी नर्सिंग को लेके. सो ये आपका यूनिफॉर्म नहीं है. फिर उसके बाद है सोशल चेंजेस में भी नेचुरल और प्लान्ड.
सोशल चेंजेस आइदर नेचुरल भी हो सकते हैं और प्लान्ड भी हो सकते हैं। नेचुरल मतलब कहीं पे नेचुरल क्लैमिटीज़ आ जाती हैं, फ्लड्स आ जाता है, ड्राउट्स आ जाता है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग फ्लड भी आता है तो लोग सर्वाइव करते हैं ना, किसी तरीके से खुद को बचाते हैं, सर्वाइव करते हैं। या फिर जब हमारा विंटर का सीज़न आता है तो ह्यूमंस आर नॉट कैपेबल फॉर सर्वाइविंग इन विंटर, तो हम लोग कपड़ा अपने ऊपर लेयर पे लेयर चढ़ाते हैं ताकि उस विंटर को, उस ठंड को हम लोग प्रिवेंट कर सकें। नेचुरल है। और ये सोशल चेंजेस प्लान भी हो सकता है, जैसे हम आपसे प्लान किए कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ को चेंज करना चाहिए। सो सोशल चेंजेस इज बोथ आइदर नेचुरल और प्लान्ड। फिर लास्ट है सोशल चेंजेस में बी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। हाँ, सोशल चेंजेस इन बहुत सारे फैक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट के होने की वजह से भी होता है, जहाँ पे आपका पर्सनल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, वेदर फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द सोशल चेंजेस। तो यहाँ पे सोशल चेंजेस का इंट्रोडक्शन हो गया, डिफिनीशन हो गया, नेचर हो गया, फिर उसके बाद है प्रोसेस। सोशल चेंजेस का प्रोसेस क्या क्या है। सोशल चेंजेस का प्रोसेस है सोशल इवोल्यूशन। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स पहले इंसान कैसे रहता था, फिर धीरे धीरे उसमें ग्रो अप आया, ये है आपका सोशल इवोल्यूशन। जैसे जैसे सोसाइटी में मॉडिफिकेशंस आए, पर्सन्स में चेंजेस आए, उसका लिविंग पैटर्न्स में चेंजेस आए, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गया, ये है आपका सोशल इवोल्यूशन। फिर उसके बाद रिवोल्यूशन, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा के बाद जो रिवोल्यूशन आया, हम लोगों ने अपने इंडिया में अपने कल्चर को एक्सेप्ट करना सीखा, उसकी मदद से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, वो आपका आएगा रिवोल्यूशन में। फिर उसके बाद थर्ड वन इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस किसी भी प्रॉपर फील्ड में, जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, उस फील्ड में प्रोग्रेस आया है कि नहीं। जरूरी है कि आप जो एजुकेशन सिस्टम 10 साल पहले फॉलो कर रहे थे, वही सेम एजुकेशन सिस्टम, वही सेम बुक आप अभी भी फॉलो कर रहे हो, नहीं। टाइम के अकॉर्डिंग सब में चेंजेस आते हैं। सो प्रोग्रेस। उसके बाद है डेवलपमेंट, एक प्रॉपर तरीके का डेवलप्ड होना। अगर हम किसी चीज़ को अप्लाई करना चाह रहे हैं अपनी सोसाइटी में, अपने लाइफ में, तो उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड होना चाहिए। फिर है वेस्टर्नाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है इसका वेस्टर्नाइजेशन, मतलब वेस्टर्न चीज़ों को प्रमोट करना, वेस्टर्न चीज़ों को एडजस्ट करना, एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग लाइफ को ढालना। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ईरा हम लोग बोलते हैं एक पीरियड को जिस समय हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज का बिल्डअप हो रहा था, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अभी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। सो दीज सेवन प्रोसेस आर को रिलेटेड टू ईच अदर। पहले सोसाइटी में सोशल इवोल्यूशन आया, इवोल्यूशन पहले ह्यूमन विकास किया, उसके बाद रिवोल्यूशन आया, धीरे धीरे इंसान प्रोग्रेस किया, प्रोग्रेस करने के बाद डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट के बाद वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ प्रमोट हुआ, उसके बाद वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ प्रमोट हुआ और अभी मॉडर्नाइजेशन की तरफ प्रमोट हो रहा है। इंडिया को प्रॉपर मॉडर्न कंट्री की तरह डेवलप किया जा रहा है। सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस। फिर उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्सेज इन सोशल चेंज। आप BSc नर्सिंग कर रहे हो, ANM कर रहे हो, GNM कर रहे हो, सो यू आर अ हाफ नर्स। You have to know about what is your roles, responsibilities about societies, about social changes, about socialization process. So first is improve community health. आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो वहाँ लोगों को अवेयर करना। बहुत सारा ऐसा जगह है रूरल एरियाज़ में जहाँ अभी भी अंधविश्वास बहुत माना जाता है, तो उस अंधविश्वास को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, बट चेंजेस ला तो सकते हो। शुरुआत तो आप अपने घर से कर सकते हो ना, कि नहीं माँ ये डिजीज़ कंडीशन है, नहीं है ये सब बीमारी है, झाड़ फूक अंधविश्वास से ठीक नहीं होगा, वी हैव टू गो फॉर अ मेडिकल केयर, मेडिकल सेक्टर में जाना चाहिए हमें इसके ट्रीटमेंट के लिए। सो ये लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाना। फिर उसके बाद है रिड्यूस डिजीज एंड मोर्टेलिटी। अगर कोई पर्सन, आप उस लेवल पे हो कि आप मेडिकल सेक्टर में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अपना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो ना, कि वहाँ जो पर्सन डिजीज़ से आया है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे, प्रॉपर केयर प्रोवाइड करे, जिससे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सके और वो मरे नहीं।
ये भी नर्सेज का रोल है। फिर उसके बाद इंक्रीज हेल्थ अवेयरनेस, लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना कि ये चीज़ यूज़ करने से ऐसे होता है। जैसे अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड किया जा रहा है कैंसर कॉजिंग फूड्स के बारे में, डायबिटीज़ मेलाइटस के प्रिवेंशन के बारे में। तो अगर वो चीज़ आपको पता है, सो यू हैव टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट देम। सोसाइटी में आपको ये अवेयरनेस देना है कि ये सब चीज़ों को अवॉइड करने से आप कुछ हद तक डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद है प्रमोट्स इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। इफ़ आप एक नर्स हो, जब आप ही इनइक्वालिटी कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो आप क्या दूसरे को सिखाओगे। नर्सेज का मेन फंक्शंस होता है कि इनइक्वालिटी, वो किसी भी पेशेंट में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करे। फिर उसके बाद है सपोर्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इफ़ यू आर अ रजिस्टर्ड नर्स, आप एक प्रॉपर मेडिकल सेक्टर में वर्क कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, जब आपको पता है उस जगह के बारे में, उसकी काउज फैसिलिटीज़ के बारे में, तो आप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो निकालता है गरीबी को कम करने के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन को प्रॉपर आयरन रिच फूड्स देने के लिए, मिड डे मील प्रोग्राम, बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए, ऐसे प्रोग्राम में आप अपना कंट्रीब्यूशन तो दे सकते हो अगर आप एक रजिस्टर्ड नर्स हो, अगर आप एक काम कर रहे हो। सो दीज आर आल्सो द फंक्शन ऑफ नर्सेज। फिर उसके बाद है इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इसलिए आप सबका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं कर सकते, बट यू आर एन एडुकेटेड, आप खुद पढ़े हुए हो, आप खुद एक प्रॉपर तरीके से अपने हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हो, प्रॉपर जगह पे जाके पढ़े, तो अपना हेल्थ, अपने फैमिली का हेल्थ तो आपके हाथ में है ना। अभी देखते हैं सब बच्चा पढ़ता है कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप इंस्टीट्यूट से बाहर निकलोगे सबसे ज़्यादा वही सब बच्चे दिखेंगे आपको खाते हुए जो क्लास में बोलते हैं कि नहीं मैम ये गलत है। सो कम से कम आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स के हेल्थ का ख्याल रखिए, ताकि कोई भी आपको किसी भी तरीके से आपको हार्म नहीं कर सकते। बिकॉज अभी के टाइम पे हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रीशियस। आप पैसा दोबारा कमा सकते हो, लेकिन आप हेल्थ दोबारा नहीं बना सकते हो अगर आपका हेल्थ एक बार स्पॉइल हो गया है तो। फिर नेक्स्ट वी विल सी, ये था आपका प्रोसेस और इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सेज। फिर उसके बाद है आपका रूरल कम्युनिटी। हम इससे पहले वाले क्लास में बताए थे कम्युनिटी क्या होता है। वैसा ग्रुप ऑफ पीपल जो पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरियाज पे रहता है उसको हम लोग कम्युनिटीज़ बोलते हैं। कम्युनिटीज़ भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, रूरल, अर्बन और ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी डिवाइडेड है 3 पार्ट में। तो रूरल कम्युनिटीज़ उसको बोलते हैं जो कि मेनली एग्रीकल्चर पे, जानवरों पे उनका ऑक्यूपेशन डिपेंडेंट हो, उनका काम, खाना पीना जो सारे पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट हो, खेती वगैरह करते हो, वैसे कम्युनिटीज़ को हम लोग रूरल कम्युनिटीज़ बोलते हैं। यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मेनली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर एंड allied ऑक्यूपेशन आर परमानेंटली रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। जैसा कि हम पहले बोले कि वैसा ग्रुप ऑफ पीपल जो मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो उसको रूरल कम्युनिटी बोलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप रूरल एरियाज़ में जाइएगा तो आप देखिएगा कि लो डेंसिटी पॉपुलेशन मिलेगा, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा लोग रहते नहीं है। भीड़ आपको अर्बन एरियाज़ में, बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा मिलेगा। जैसा कि आप गांव वाले एरिया में जाइएगा तो वहाँ का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लो डेंसिटी पॉपुलेशन। फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, जो भी वहाँ के लोग हैं काम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट है। उनके पास उनके गांव में कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ वो काम करें और उनका डेली का पगार या फिर महीने का सैलरी उनको मिले। वो खेती पे डिपेंडेंट है, अनाज होगा वो खाएंगे बेचेंगे, उनके पास रहेगा, वो प्रॉपर लाइफ जिएंगे। नहीं अनाज होगा तो इसी वजह से बहुत सारे किसान वगैरह भी सुसाइड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल सोशल इंटरेक्शन। जैसे आप कोई सिटी में रह रहे हो या फिर अर्बन एरियाज़ में रह रहे हो तो वहाँ आपको मेंटेन करना पड़ता है फॉर्मल रिलेशनशिप। जिस सोसाइटी में रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन रूरल एरियाज़ में ऐसा नहीं है, वहाँ नॉन फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं। फिर उसके बाद है लिव इन नेचुरल इन्वायरमेंट।
रूरल एरियाज़ का ये है, वहाँ आपको नेचुरली सब कुछ मिलेगा, प्रदूषण कम मिलेगा, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा, प्रॉपर अच्छा खाना पीना मिलेगा, जो कि एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ में नहीं मिल पाता है। फिर उसके बाद है सोशल मोबिलिटी, वहाँ पे भीड़ कम रहेगा लोगों का, सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर, जब पता है कि मेरे खेत में हमको काम करना है, वहीं काम करना है, तो सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर होगा, कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होगा। जैसे आप इंडस्ट्रियल में काम करते हो तो वहाँ कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, हायरार्की डिवाइडेड होता है कि आप इतना पढ़े लिखे हो तो यहाँ जाओगे, इतना पढ़े लिखे हो तो यहाँ जाओगे, इतना सैलरी मिलेगा। इस तरीके का रूरल एरियाज़ में नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है जॉइंट फैमिलीज़। आप जनरली देखोगे गाँव वगैरह में जॉइंट फैमिलीज़ का सिस्टम ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते जाओगे, वहाँ फैमिली में ब्रेक डाउन्स बहुत ज़्यादा होते जाते हैं। जॉइंट फैमिली से स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, और न्यूक्लियर से भी स्मॉल इंडिविजुअली इंसान रहने लगा है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी। फिर उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल सोशल स्ट्रक्चर इन रूरल कम्युनिटी। इंस्टीट्यूशनल सोशल स्ट्रक्चर मतलब गवर्नमेंट व्हाट आर द सोशल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है रूरल कम्युनिटीज़ में। सो फर्स्ट है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रूरल में आपको पीएचसी देखने को मिलेगा, सब सेंटर्स देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो उस सोसाइटी के, उस कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज किया गया हो। तो आप जनरली रूरल एरियाज़ में जाइएगा तो 25,000 से 30,000 पॉपुलेशन के लिए एक पीएचसी ओपन करवाया जाता है कि वहाँ के लोग जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकें। ये आएगा आपका गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आपका आएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है क्लिनिक्स वगैरह, जहाँ पे डॉक्टर्स अपने फ़ायदे के लिए या फिर उस गांव में कोई हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, उसके लिए कुछ ओपन करके रहना, उनका ट्रीटमेंट करना, वो सब आएगा आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। और थर्ड है स्टैट्यूटरी एंड पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन। ये सब आपका आ जाएगा जो ग्राम में होता है ना, गांव में पंचायत हो गया, मुखिया हो गया, ये सब आपका आएगा स्टैट्यूटरी एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। ये सब को अप्लाई, सरपंच हो गया, ये सब को अप्लाई करने में जो मेथड लगते हैं वो आपका स्टैट्यूटरी एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में आएगा। सो दीज आर द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल कम्युनिटी। सेम है आपका अर्बन कम्युनिटी में, लेकिन उसमें एग्जाम्पल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपको अर्बन एरियाज में पीएचसी सब सेंटर्स नहीं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्टेट हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन रूरल कम्युनिटीज़। रूरल कम्युनिटीज़ में रहने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। फ़ायदा तो हम लोग देख लिए, लेकिन आप किसी जगह के नुकसान को आप तो हटा नहीं सकते हो। दोनों इम्पॉर्टेंट है, तभी तो इंसान वहाँ से रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव कर रहा है। सो द फर्स्ट मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है लिविंग इन अनहाइजीनिक कंडीशन। जैसा कि वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन होता है खेती करना, तो जितना हाइजीनिक इन्वायरमेंट आपको अर्बन एरियाज़ में मिलेगा उतना हाइजीनिक इन्वायरमेंट आपको रूरल एरियाज़ में नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से अगर किसी एक पर्सन को कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाता है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग, वो बहुत ज़्यादा फैलने का चांसेस रहता है। फिर उसके बाद है लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाता है गांव में, क्योंकि जैसे आपको अर्बन एरियाज़ में हर जगह पे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं, वहाँ बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे पर्सन्स अपना हेल्थ का ख्याल नॉर्मली निगलेक्ट कर देते हैं। कोई भी डिजीज़ हुआ निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो जाता है। इवन प्रेग्नेंट मदर्स अगर एट द टाइम ऑफ लेबर उनको वैसा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो उतना दूर सफ़र नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेंस का भी डेथ हो जाता है। फिर है फॉल्टी हेल्थ प्रैक्टिसेस। फॉल्टी हेल्थ प्रैक्टिसेस जहाँ आपको पीएचसी सब सेंटर्स में प्रॉपर डॉक्टर्स, प्रॉपर नर्सेज, प्रॉपर केयर नहीं मिल पाता है, और बहुत सारा पर्सन निगलेक्ट के कारण, मतलब लापरवाही के कारण डेथ हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट नोइंग अबाउट द एग्जैक्ट मेडिसिन, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट, एग्जैक्ट केयर।
उसके बाद है कम्युनिकेबल डिजीज़। जब अनहाइजीनिक सिचुएशंस रहेगा, अनहाइजीनिक कंडीशंस रहेगा, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड कमिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। फिर है मैटरनल मोर्टिलिटी। मैटरनल मोर्टिलिटी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन का किसी भी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इन प्रेगनेंसी में ही डेथ हो जाना, वो है आपका मैटरनल मोर्टिलिटी। जब गांव का ये होता है हेल्थ प्रॉब्लम में, मैटरनल मोर्टिलिटी भी एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है वहाँ से हॉस्पिटल्स के लिए, जिसकी वजह से फीमेल्स की, प्रेग्नेंट फीमेल्स की बहुत ज़्यादा डेथ रेशियो होती है। फिर उसके बाद है अर्बन कम्युनिटी। जैसा कि हम रूरल में बताए थे आपको, रूरल एरियाज़, गांव देहात वाले एरियाज़ को बोला जाता है, और अर्बन एरियाज़ जो सिटीज़ की तरफ रहता है वैसे एरियाज़ को अर्बन एरियाज़ बोला जाता है। अर्बन एरियाज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाई डेंसिटी पॉपुलेशन। आप खुद एक अर्बन एरियाज़ में रह रहे हो, आप कंपेयर करना अपने घर तरफ रूरल एरियाज़ को और अर्बन एरियाज़ को, यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ प्रेजेंट है। फिर उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। जैसा कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए पटना सिटी का, यहाँ कितने लोग हैं जिनका एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन होगा? ना के बराबर आपको लोग मिलेंगे जिनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होगा। लेकिन आपको रूरल एरियाज में चले जाइए, वहाँ ऑलमोस्ट 70 to 80%, इवन 90% भी लोग आपको मिल सकते हैं जिनका एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है। फिर उसके बाद है फॉर्मल सोशल इंटरेक्शन। जैसा कि आपको रूरल एरियाज में किसी से बात करने के लिए, किसी से कन्वर्सेशन के लिए आपको फॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना पड़ता था, लेकिन इन अर्बन एरियाज यू हैव टू मेंटेन द फॉर्मल रिलेशनशिप। फिर उसके बाद है मैन मेड इन्वायरमेंट। जब आप नॉर्मल रूरल एरियाज में रह रहे थे वहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट प्रेजेंट था, लेकिन जब आप अर्बन एरियाज की तरफ मूव आउट करोगे तो वहाँ आपको मैन मेड इन्वायरमेंट मिलेगा, ना कि प्रॉपर नेचुरल इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद है कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। जब गांव में रूरल एरियाज में लोग रहते थे तो वहाँ सिंपल सा काम था खेती करना और पैसे अर्न करना, वही ग्रेन से जो वो उपजाते थे। लेकिन जब आप अर्बन एरियाज की तरफ मूव करोगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ लोग काम करते हैं और खेती वगैरह करते हैं। अर्बन एरियाज़ में खेती वगैरह नहीं करते, रूरल एरियाज़ में खेती वगैरह करते हैं, तो सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर है। लेकिन यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, अदर वर्किंग प्लेस है, जिसकी वजह से यहाँ कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद है न्यूक्लियर फैमिलीज़। रूरल एरियाज़ में तो जॉइंट फैमिलीज़ का आपको सिस्टम ज़्यादा मिलता है, लेकिन जैसे ही आप अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते जाओगे वहाँ स्मॉल फैमिलीज़, न्यूक्लियर फैमिलीज़ आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। ये आप रूरल एरियाज़ में भी देखे थे, वहाँ पे एग्जाम्पल था PHC, CHC। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल होगा सदर हॉस्पिटल्स वगैरह, और जो उस स्टेट का मेजर हॉस्पिटल्स है, स्टेट हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, वो भी आएगा यहाँ पे एग्जाम्पल में। फिर उसके बाद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अर्बन एरियाज़ में आइएगा तो वहाँ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे NGOs वगैरह मिलेंगे, ऑर्फनेज होम मिलेंगे, ये सब आपका आएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। और सैचुरी एंड पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पे, वहाँ पे पंचायत मुखिया था, यहाँ पे MLA ब्लॉक्स, ये सब आएगा। फिर उसके बाद है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन अर्बन कम्युनिटी। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है? तो रैपिड अर्बनाइजेशन, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा उस प्लेस का। फिर स्लम्स, जब लोगों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी, रहने के लिए जगह कम पड़ेगा, तो स्लम्स का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर है, बहुत सारे तरह का डिवीज़न हो रखा है काम करने में, तो वहाँ के लोगों के अंदर तो स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज होगा ही। उसके बाद है फास्ट पेस लाइफ स्टाइल, मतलब आप सोचोगे कि हम सब कुछ आराम आराम से करें, वो ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू आर लिविंग इन अर्बन एरिया यू हैव टू मेंटेन फास्ट पेस। सुकून नहीं है, चैन नहीं है, बस काम करते जाओ। अर्बन एरियाज़ में यही है, रूरल एरियाज़ में आपको सुकून है लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटीज़ अवेलेबल है लेकिन आपको सुकून नहीं है, क्योंकि वहाँ फास्ट पेस लाइफ स्टाइल है। यू हैव टू मेंटेन फॉर्मल रिलेशनशिप, आप किसी को अपना बोल के अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन अर्बन रूरल एरियाज़ में ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया।
यहाँ पे अर्बन एरिया और रूरल एरिया में डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, रूरल एरियाज में लो डेंसिटी पॉपुलेशन होता है, अर्बन एरिया में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होता है। रूरल एरियाज में लोग कम रहते हैं क्योंकि वहाँ से मूव आउट कर जाते हैं अर्बन एरिया में, और अर्बन एरिया में लोगों की भीड़ पड़ी हुई रहती है। फिर है एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। रूरल एरियाज में वहाँ पे ज़मीन प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़मीन होता है गांव में लोगों के पास, तो वहाँ उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है खेती बाड़ी करना। लेकिन अर्बन एरियाज में तो आपको रहने का ही जगह नहीं है, तो आप अपना ऑक्यूपेशन क्या करोगे, कोई नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन होता है, कोई इंडस्ट्री में, कहीं पे आप जाके काम करोगे, काम खोजोगे, वो आपका आएगा नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में। फिर उसके बाद थर्ड डिफरेंशिएशन है नॉन फॉर्मल इंटरेक्शन। आपको रूरल एरियाज में किसी के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अर्बन एरियाज की तरफ मूव करोगे यू हैव टू मेंटेन अ फॉर्मल रिलेशनशिप, क्योंकि वहाँ पे आपका डिग्निटी का बात आ जाता है। आप फॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करोगे तो सोसाइटी के चार लोग क्या बोलेंगे। फिर आपका नेक्स्ट है लिव इन नेचुरल इन्वायरमेंट। आप जब रूरल एरियाज में रहते हो तो वहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही आप अर्बन एरियाज की तरफ मूव करते हो वहाँ मैन मेड इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। कंक्रीट वर्ल्ड, मतलब चारों तरफ घर बना हुआ, बस घर ही घर दिखेगा, ओपन प्लेसेस तो दिखना ही बंद हो जाता है अर्बन एरियाज में। फिर थर्ड है लेस सोशल मोबिलिटी। गांव में लोगों की भीड़ कम रहेगी, धक्का मुक्की कम रहेगा, वहाँ सुकून से आदमी जिएगा। लेकिन शहर में शाम को निकल जाओ, इतना भीड़ इतना भीड़ इतना भीड़ कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि बेकार हम बाहर निकल गए। तो हाई सोशल मोबिलिटी आपको दिखेगा अर्बन एरियाज में। फिर है सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर। जब आप रूरल एरियाज में काम कर रहे हो, फंक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पे एक ही ऑक्यूपेशन है, क्या है, खेती बाड़ी करना, जानवरों को पालना। लेकिन जैसे ही आप शहर में मूव कर जाओगे हज़ार ऑक्यूपेशन दिखेगा, डिस्ट्रैक्ट करने को बहुत लोग बैठे हैं, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। अगर आप किसी से कोर्सेज का इम्प्लीमेंटेशन मांगिए कि इसके बाद क्या करना चाहिए, हज़ार लिस्ट हैं, ये कर लो लाइफ सिक्योर है, ये कर लो लाइफ सिक्योर है, ये कर लो लाइफ सिक्योर है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद कास्ट एज अ सोशल सर्टिफिकेशन। हाँ, जब आप रूरल एरियाज में रहोगे ना तो वहाँ कास्टिज्म को बहुत ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा कि अरे भाई हम ये कास्ट के हैं तो अपना नीचे वाला कास्ट से कैसे बात करें, उसका छुअल हम कैसे खा लें, उसका पहनल कपड़ा हम कैसे पहन लें, ये सब आपको रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यही आप कर लो तो अर्बन एरियाज में वहाँ कास्ट नहीं, लोगों में क्लास देखते हैं कि अरे भाई वो पैसा वाला है, चाहे कोई भी कास्ट का रहे, पैसा वाला है तो नहीं उसके साथ रहेंगे, अगर वो थोड़ा लोअर इकोनॉमिक फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो नहीं धत यार उसके साथ कौन ही रहता है, क्या ही है उसके पास। तो रूरल एरियाज में कास्ट के बेसिस पर लोग को डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में क्लास आ जाता है, उसका वो पावर आ जाता है, रुतबा आता है, पैसा आ जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद है एक डिफ्रेंशिएशन होमोजेनिसिटी, मतलब सेम तरह के सेम ग्रुप के लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में हेट्रोजेनिसिटी हो जाता है, मतलब वहाँ पे अलग अलग तरह के, अलग अलग माइंडसेट के, अलग अलग सोच के, अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। फिर उसके बाद है 9 मैकेनिकल सॉलिडिटी। जो अर्बन एरियाज में होता है वो लोग अपने हाथ पैर पे भरोसा करते हैं कि नहीं हम ये चीज़ कर लेंगे, ये चीज़ हमको हाथ से करना चाहिए, ये चीज़ ऐसे करना चाहिए। लेकिन जैसे आप अर्बन एरियाज की तरफ मूव करेगा वहाँ आ जाता है ऑर्गेनिक सॉलिडिटी, मतलब हो जाएगा छोड़ दो इसके ऊपर उसके ऊपर डिपेंडेंट वाला। फिर है आपका जॉइंट फैमिलीज। रूरल एरियाज में ज़्यादातर घर में आपको बंटवारा नहीं दिखेगा, जॉइंट फैमिली दिखेंगे, बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोग एक घर में रह रहे हैं। लेकिन अर्बन एरियाज में सबको अपना प्राइवेसी चाहिए, मेरा प्राइवेसी है, हम अपना प्राइवेसी क्यों इन्वेड करें, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिलीज होते जा रहे हैं। इवन इंडिविजुअल्स भी रहने लगे हैं कि नहीं 18 ईयर्स हो गया, वेस्टर्नाइजेशन सिस्टम इंडिया में लाया जा रहा है। कहीं कहीं पे ऐसा क्या होता है जब 18+ स्टूडेंट्स हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं तो पेरेंट्स उनको छोड़ देते हैं। द सेम सिस्टम इज कमिंग ये इन इंडिया। जब वहाँ पे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो हमको मेरा प्राइवेसी चाहिए, मेरे मदर फादर मेरे प्राइवेसी में क्यों इन्वेड किए, दीज आर द क्वेश्चंस, जिसकी वजह से जो आपका जॉइंट फैमिली है वो डिवीज़न होके स्मॉल न्यूक्लियर इंडिविजुअल फैमिली तक आ गया है।
फिर है आपका इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। आपका वहाँ पे रूरल एरियाज़ में इनफॉर्मल मीन्स होता है, आपको किसी के सामने किसी भी तरह का दिखावा करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करोगे, वो वाला लाइन है, दिखावे की दुनिया है। रूरल एरियाज़ में दिखावे की दुनिया नहीं है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में बस दिखावा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये दिखावे की दुनिया है अर्बन एरियाज़ में। सो ओवरऑल बेटर क्या है, रूरल एरियाज या अर्बन एरिया, ये आप लोग बताइएगा। आपको सोशियोलॉजी में दोनों पढ़ना है, रूरल एरियाज भी अर्बन एरियाज भी, बट आपके अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू रूरल एरियाज अच्छा है या अर्बन एरिया अच्छा है, ये ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद है आपका ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइब्स कम्युनिटी बोलते हैं इसको। ट्राइब वैसे लोग को बोलते हैं जो कि जनरली इसका हिंदी समझ लीजिए आदिवासी, जो सेम ट्रेड कल्चर को फॉलो करता है, अपने ही ग्रुप में रहना चाहता है, वैसे को हम लोग ट्राइब बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ ट्राइब इज अ सोशल ग्रुप ऑफ people who live in a together specific area, share common ancestor, culture, language, custom and leadership. They are usually considered one of the earliest form of human social organization. जैसा कि आप लोग जानते हो आदिवासी को सबसे ओल्डेस्ट ह्यूमन सोशलाइजेशन का फॉर्म बोला गया है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल एक पार्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं, सेम कस्टम्स रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, और वही कम्युनिटी में शादी भी करवाएंगे, आइदर मेल हो या फीमेल हो। दूसरी कम्युनिटी में शादी नहीं करवाएंगे ट्राइबल कम्युनिटीज़ वाले एरिया में। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फर्स्ट है कॉमन एंसेस्टर, मतलब सेम कॉमन एंसेस्टर, मतलब सब एक ही खानदान से बिलोंग करेगा, नहीं वो मेरे खानदान का, ज्वाइंट फैमिलीज चलता है, ज्वाइंट एंसेस्टर चलता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। फिर उसके बाद है कॉमन टेरिटरी, मतलब एक प्रॉपर, जैसे कि अर्बन एरियाज़ में देखते हो ना, एक फैमिली यहाँ रह रहा है, एक फैमिली वहाँ रह रहा है, फैमिली है लेकिन वहाँ पे बहुत सारे डिवीज़न हो रखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। कॉमन टेरिटरी मतलब एक ही जगह पे लोग रहेंगे, एक ही जगह पे घर वर बिल्डअप करेंगे, एक ही जगह पे यूनिटी में रहेंगे, और कोई बाहर वाला बोल दे तो चल जाएगा वहीं पे। फिर उसके बाद है थर्ड कॉमन लैंग्वेज, कोई भी पर्सन का या फिर ट्राइब्स का सेम कॉमन लैंग्वेज होगा, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नोइंग अबाउट द अदर लैंग्वेज, वो उनका अपना लैंग्वेज होगा, चाहे किसी को समझ में आए चाहे नहीं आए, हमको अपना लैंग्वेज, अपने आप से मतलब रखना है, इस तरीके के लोग होते हैं। फिर उसके बाद है कॉमन कल्चर एंड कस्टम, जो भी ट्राइब्स होते हैं ना उनका सेम कल्चर सेम ट्रेडिशंस होता है, वो अदर सोसाइटीज़ को अदर कल्चर्स को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ना ही ये चाहते हैं कि उनके ग्रुप का कोई मेंबर्स न्यू चीज़ों को ला के इंट्रोड्यूस करे। वो ये मानते हैं ना कि हमारे एंशिएंट चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, जितना हम टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मूव करेंगे उतना हम लोग अपने कल्चर को अपने सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। फिर है कॉमन रिलीजन एंड बिलीव्स, जैसे कि आप अर्बन एरियाज़ में मूव कीजिएगा तो वहाँ बहुत सारे रिलीजन के आपको देखने को मिलेगा, जातिवाद जिसको बोलते हैं, अगर कोई बिलोंग कर रहा है तो वो कौन से कस्टम से है, कौन से क्लास से है, कौन से कास्ट से है, इस तरीके का डिवीज़न मिलेगा। लेकिन आप जब ट्राइबल एरिया में जाइएगा ना तो आपको जनरली बस एक कम्युनिटी एक ग्रुप होता है, उसके अंदर डिवीज़न सब डिवीज़न्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये मिलता जुलता है अर्बन और ट्राइबल का, यहाँ भी लोग अपनी मर्जी से इलेक्ट करते हैं, वहाँ भी लोग अपनी मर्जी से इलेक्ट करते हैं, दोनों को ऑलमोस्ट सेम है। फिर उसके बाद है सिंपल सोशल स्ट्रक्चर, वहाँ सिंपल सोशल स्ट्रक्चर होता है, मतलब लोग फेस टू फेस बात करना, अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जबकि अर्बन एरियाज़ में ऐसा होता है कि लोग अपने प्रॉब्लम के बारे में ना डिस्कस करके ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। फिर उसके बाद है इंडोगैमी, इंडोगैमी में होता ये है कि जो उनकी शादी होगी वो सेम ट्राइब ग्रुप से होगा, मतलब जिस ग्रुप का वो लड़का है वही ट्राइब ग्रुप की लड़की भी होनी चाहिए। जनरली अभी मैरिज ये हो रहा है कि आप किसी भी कास्ट के रहो, लव मैरिज में कोई भी कास्ट सब कुछ किया, और अगर अरेंज मैरिज करते हैं पेरेंट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा जाति देखते हैं, लेकिन ट्राइब्स में जिस ग्रुप का लड़का है सेम ग्रुप की लड़की होगी तभी उन दोनों का मैरिज होता है। फिर है सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, मतलब अपना कल्टीवेशन के लिए अपने खान पीन के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो खुद कल्टीवेट करते हैं, खुद उगाते हैं, खुद खाते हैं, खुद रहते हैं।
फिर उसके बाद है सेंस ऑफ यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी। जैसा कि आप अर्बन एरियाज़ में देख लीजिए, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वीडियोस बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे, यही सोचते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर हम उसको लेके जाएंगे हम चक्कर में फंस जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब आप ट्राइबल एरियाज़ में जाइएगा ना तो वहाँ आपको ऐसा चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। दे आर शोइंग द पावर ऑफ यूनिटी, कि मतलब एकता में भी बहुत ताकत होता है। आप डिवीज़न करके रहिए, वो एक जगह आपका प्राइवेसी बस इन्वेड नहीं होगा, लेकिन जब आप यूनिटी में रह रहे हो सो यू आर एबल टू फाइट एनीवन, आप किसी से भी लड़ लोगे। लेकिन जब आप इंडिविजुअली रह रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के सर्वाइव करना पड़ता है। फिर है आपका मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ट्राइबल एरियाज में क्या क्या आता है। सो सबसे पहला है कम्युनिकेबल इन्फेक्शन एंड डिजीज़। कम्युनिकेबल अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ अगर उस एरियाज़ में आ जाता है ना, तो एक तो पहले लोग वहाँ के दूसरे मेडिसिन वगैरह पे जल्दी बिलीव नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ को ट्रीट करना ट्राइबल एरियाज़ में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर उसके बाद है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। अभी जैसा कि हम उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में बताए थे कि वो खुद से सब कुछ उगाते हैं, खुद की चीज़ों पर डिपेंडेंट रहना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो ज़रूरी है कि सारी न्यूट्रिएंट्स की चीज़ें वो ग्रो अप ही कर पाए। कुछ ना कुछ डिफिशियंसी प्रेजेंट रह जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, स्पेशली इन चिल्ड्रंस। आपको PEM का बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलेगा ट्राइबल एरियाज़ में। फिर उसके बाद है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स। हाई मैटरनल मोर्टिलिटी, मतलब प्रेगनेंसी में बहुत सारे फीमेल्स का डेथ हो जाता है। फिर उसके बाद है हाई इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी, मतलब अगर बेबी डिलीवर हो भी गया है तो प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन नहीं होने की वजह से बेबी और फीमेल दोनों का डेथ हो जाता है। फिर उसके बाद है ईयरली मैरिज एंड टीनेज प्रेगनेंसी। जब उस एरियाज़ में सेम ग्रुप में कोई लड़का मिल जाता है तो बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है, और शादी हो जाने की वजह से बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं फीमेल, जिसकी टीनेज प्रेगनेंसी की वजह से अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव कर भी ली तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी उनका इतना ब्लड लॉस हो जाता है, इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि फीमेल इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव। जनरली टीनेज प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशंस है। फिर उसके बाद है लो इम्यूनाइजेशन कवरेज। आप जैसा कि सिटी वगैरह में कोई बेबी होता है तो BCG, OPV, DPT, बहुत तरह के वैक्सीन उसको लगाए जाते हैं, लेकिन जब ट्राइबल एरियाज़ के लोग बाहर से हेल्प नहीं लेना चाहते हैं तो क्या उनको उनके बेबीज़ को इम्यूनाइजेशन लगेगा? नहीं। तो ट्राइबल एरियाज़ में जनरली लो इम्यूनाइजेशन का कवरेज होता है। फिर उसके बाद है जेनेटिक एंड सिकल सेल डिसऑर्डर्स। जब शादी वो अपने एंसेस्टर वाले ग्रुप में कर रहे हैं तो देयर द चांसेस ऑफ सिकल सेल डिजीज़, मतलब म्यूटेशन होने की वजह से बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर्स, ब्लड डिजीज़ प्रेजेंट होंगे। उसी का एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें RBC का साइज इस तरीके का हो जाता है, सिकल सेल जैसा हो जाता है। और थैलेसीमिया, इट इज़ अ रेयर ब्लड डिसऑर्डर्स जो कि अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है कंसिक्यूनिस मैरिजेस की वजह से। सेम एंसेस्टर में आप शादी कर रहे हो, सेम फैमिली में, मान लीजिए अगर वो मेरा कोई रिलेशन लग रहा है, जिसकी वजह से म्यूटेशंस, जीन म्यूटेशंस होते हैं, वो जीन म्यूटेशंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ कंडीशन को प्रमोट कर रहा है। फिर उसके बाद है लाइफस्टाइल एंड एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। जब आप ट्राइबल एरियाज़ में रह रहे हो तो वहाँ लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अराइज होगा। फिर उसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें आपका एग्जांपल आ जाता है DM हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारे डिजीज़ भी हो सकते हैं। ये मेनली 6 डिजीज़ है। उसके अलावा वाटर बॉर्न डिजीज़ होगा, पानी से रिलेटेड, प्रॉपर हाइजीनिक वाटर नहीं मिलेगा जिसकी वजह से होगा। फिर जूनोटिक डिजीज़, मतलब जो कीड़ा वगैरह की वजह से होता है, जब आप खेत वगैरह का खाइएगा तो पेट में राउंड वर्म, हुक वर्म जैसा डिजीजेस कंडीशन मिल जाएगा आपको। फिर स्नेक बाइट्स एंड इंजरी, जब आप प्रॉपर एक जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हो, जंगल में रह रहे हो, तो देयर इज अ चांसेस कि वहाँ पे जानवर भी आए। जानवर आएंगे तो वो तो आपको ऐसा है कि वो आपको आके देखेंगे, काटेंगे ही काटेंगे। स्नेक आएगा तो वो तो आपको, वो भी अपने भागने में रहेगा, आप भी अपने भागने में रहोगे, ये बीच में वो काट के चला जाएगा, वो भी एक इश्यूज़ है। फिर उसके बाद पुअर एक्सेस टू हेल्थ सेंटर, दे हैव वेरी पुअर एक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं कि वो हेल्थ सेंटर्स के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवा लें। सो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल एरियाज। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू for this video and your social structure is completed.
इफ़ एनी वन इज़ हैविंग डाउट, और अगर किसी को लगता है कि मैम ये टॉपिक पे हमको बनाना चाहिए या फिर कुछ हम छोड़े हैं, so let me know in the comment. Thank you students.